नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप सब। तो आशा करती हूँ कि आप सभी जो है बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही दमदार, शानदार रहने वाली है। तो आप सभी जो है इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। तो चलिए मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूजी 5th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइव चैट्स में जो है आप सभी मुझे बताते रहिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे आप लोग कमेंट्स करते रहिए कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो हम लोग जो है, आप सभी को पता है कि हम लोग MJC 9 की क्लास जो है हर शाम 7:30 बजे करते हैं। तो आप सभी वहाँ पे ज़रूर जुड़िए। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं MJC 9, जिसमें हम हिंदी उपन्यास के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पिछली 5 क्लास जो है मैं करवा चुकी हूं। हिंदी उपन्यास यूनिट 1 का जो है 5 क्लास मैं करवा चुकी हूं और ये क्लास जो ये 6ठा क्लास रहने वाला है आपका, जिसमें हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के विषय में। कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के विषय में, कि प्रेमचंद के युग में हिंदी उपन्यास कैसा था और उसका विकास किस तरीके से हुआ, हमने वो कल पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के विषय में, कि प्रेमचंद के बाद के जो हिंदी उपन्यास रहे हैं वे कैसे रहे हैं उसके बारे में। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। एक नए जोश के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आप लोग। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद के बाद के जो उपन्यास रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कि उसके बाद में जो है उपन्यास का उद्भव किस तरीके से हुआ, उपन्यास ने किस तरीके से अपने स्वरूप में विस्तार किया, इसके बारे में जानेंगे हम। तो उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति सन 1936 के उपरांत प्रेमचंद के उत्तर युग में बढ़ी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। उपन्यास क्षेत्र में जो है व्यक्ति के मनोविश्लेषण की जो प्रवृत्ति है, यह सन 1936 के बाद में, यानी कि प्रेमचंद के बाद के युग में बढ़ा। व्यक्ति का जो मनोविश्लेषण करने की जो क्षमता होती है, जो प्रवृत्ति होती है उपन्यास के क्षेत्र में, कि कोई व्यक्ति उपन्यास के क्षेत्र में क्या सोच सकता है, किस तरीके से अपने विचारों को आगे बढ़ा सकता है, तो इसमें जो है परिवर्तन आना शुरू हुआ 1936 के बाद में, यानी कि प्रेमचंद के बाद के युग में। उपन्यासकारों का उद्देश्य एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उसके हृदयगत भावों, प्रेरणाओं, रहस्यों का उद्घाटन और विश्लेषण करना हो गया। अब उपन्यासकारों का जो उद्देश्य था उसके बाद, वह एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में रखना और उसके हृदयगत भावों को, यानी कि उसके हृदय में कौन सी भाव आ रहे हैं, कौन से भाव चल रहे हैं, और प्रेरणाओं को, रहस्यों का उद्घाटन करना और उसका विश्लेषण करना, यह जो है धीरे धीरे होना शुरू हो गया। इस काल के उपन्यासों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, और इस काल में जो उपन्यास लिखे गए उसको हम लोग कुछ भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला उपन्यास है मनोवैज्ञानिक उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद के बाद के जो उपन्यास लिखे गए वह मनोवैज्ञानिक भी हुआ करते थे। तो इस नवीन धारा के प्रवर्तक हुए श्री जैनेन्द्र जी। मनोवैज्ञानिक उपन्यास एक जो धारा हुआ, इस नवीन धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं श्री जैनेन्द्र जी, जिन्होंने परख, तपोभूमि, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र आदि उपन्यास लिखे हैं। और इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? परख, तपोभूमि, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, ये सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। मैं जो जो बोल रही हूँ, जो जो पूछ रही हूँ, आप लोग लाइव चैट में लिखते जाइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे। तो कथा क्षेत्र में इलाचंद्र जोशी ने फ्रायड एवं एडलर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया है। कथा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इलाचंद्र जोशी ने फ्रायड एवं एडलर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया है। इलाचंद्र जोशी भी हुए एक, जिन्होंने फ्रायड और एडलर के
मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत उसने दिया था उन सिद्धांतों को उन्होंने लिखा हुआ है, उसका प्रयोग किया हुआ है। इनके प्रमुख उपन्यासों में सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, जिप्सी और जहाज का पंछी ये सब आता है। और इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है उनमें है सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, जिप्सी और जहाज का पंछी, ये सारे उपन्यास आते हैं। और आप सभी को क्या करना है, एक एक जो भी उपन्यास इसमें लिखे गए हैं इसको याद करना है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में जो है पूछ लेता है कि मान लीजिए यहाँ आपसे क्वेश्चन कर ले कि पर्दे की रानी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है या फिर ये उपन्यास किसका है, तो आप सभी एक काम कीजिए कि कमेंट बॉक्स में नीचे जो है लाइव चैट में आप लोग लिखते जाइए, ताकि वो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको उपन्यास का नाम और उनके लेखक का नाम दोनों को लिखते जाइए, बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। इन उपन्यासों में उनके द्वारा मानव मन की कुंठाओं एवं ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया गया है। और इन उपन्यासों में जो है उनके द्वारा मानव मन की जो कुंठाएं हैं एवं ग्रंथियां हैं उनके सुंदर विश्लेषण किए गए हैं। मानव के मन की जो कुंठा होती है और जो ग्रंथियां होती हैं उसका विश्लेषण जो है इसमें किया गया है। देखिए, इसी प्रकार अज्ञेय द्वारा भी कुछ उपन्यास रचित हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो अज्ञेय जी जो हैं इसमें इनके भी कुछ उपन्यास रचित हैं। कौन कौन से उपन्यास हैं? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप जो है ये भी है। नदी के द्वीप मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ था 4th सेमेस्टर में, आप लोगों को शायद याद हो, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। नदी के द्वीप जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है आप लोग मुझे बताइए अभी कमेंट बॉक्स में नीचे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने पढ़ाई करी है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। उपन्यास जो इन्होंने ये लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी, यह अज्ञेय का उपन्यास के क्षेत्र में जो है उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने ये लिखा है शेखर एक जीवनी, एक बहुत ही नया प्रयोग के तौर पे हमें देखने को मिलता है उपन्यास के क्षेत्र में। चूँकि कथा वस्तु की भांति उसमें न कोई कथा है और न ही घटनाओं की तारतम्यता है। कहने का अर्थ ये है कि कथा वस्तु की भांति, यानी कि आपको पता है कि जब भी उपन्यास लिखे जाते हैं तो उसमें कथा वस्तु जो है ज़रूरी होता है, कथा वस्तु होना ज़रूरी होता है। तो उसमें कथा वस्तु की भांति उसमें ना ही कोई कथा है और ना ही किसी घटनाओं की तारतम्यता है, तो इसीलिए इसमें कोई मनोरंजनात्मक तत्व भी नहीं है, केवल अतीत की घटनाओं का व्यक्ति विशेष द्वारा विश्लेषण मात्र है। अब इसीलिए जो है शेखर एक जीवनी में इसमें ना ही कोई मनोरंजन का तत्व शामिल है, बल्कि इसमें केवल अतीत की घटनाओं का किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा विश्लेषण किया गया है। अतीत की घटनाएं हैं उसमें जो हमें बताई गई हैं उस उपन्यास के माध्यम से। तो ये था आपका क्या, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जो मैंने आप सभी को बता दिया कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद एक और नई धारा आई जिसको आप लोग सामाजिक उपन्यास का भी रूप कह सकते हैं। तो सामाजिक उपन्यास क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सामाजिक उपन्यासों की परंपरा प्रेमचंदोत्तर युग में और मजबूत हो गई। सामाजिक उपन्यास तो पहले से भी लिखे जा रहे थे, लेकिन प्रेमचंद के बाद के जो युग हुए उसमें सामाजिक उपन्यास और भी मजबूत होता चला गया। इस युग के सामाजिक उपन्यासकार व उनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। अब इस युग के जो है जो भी सामाजिक उपन्यासकार रहे हैं और उनके जो प्रमुख उपन्यास रहे हैं यह जो है आपके सामने है। कौन सा है, पहला देखिए, पहला है अमृतलाल नागर का, कौन सा, अमृत और विष, और दूसरा है नाच्यो बहुत गोपाल। ये दो उपन्यास हैं, किसके उपन्यास है, अमृतलाल नागर के। कौन कौन से उपन्यासकार हैं, अमृतलाल नागर, और उपन्यास कौन सा है, अमृत और विष, और दूसरा है नाच्यो बहुत गोपाल। इसके बाद बात करते हैं हम, अगले उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। तो इनके कौन कौन उपन्यास हैं, ये देखिए, इनका उपन्यास है, पहला उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते और दूसरा है भूले बिसरे चित्र। ये दो उपन्यास है। दोनों उपन्यासों को जो भी मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, लिखते जाओ वहाँ पे, ताकि आपको ये क्लास के समय में ही, क्लास के दौरान ही आपको याद हो जाए, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और आप सभी को पता है कि आप सभी की जो परीक्षाएं हैं यह मार्च या अप्रैल तक ले ली जाएंगी, तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए आप।
मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग साथ साथ क्लास में पढ़ाई करिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही रोज़ क्लासेस अपलोड करते रहें। तो चलिए हम आगे यहाँ पे अगली बात करते हैं। अगला उपन्यास है आपके सामने मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास कौन सा है, देखो, अंधेरे बंद कमरे। एक ये उपन्यास है और दूसरा उपन्यास है अंतराल। तो ये दो उपन्यास हो गए किसके, मोहन राकेश जी के। बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव, ये एक उपन्यासकार हैं जिनका उपन्यास है सारा आकाश। इसके बाद आती हैं हमारी मन्नू भंडारी, तो इनका उपन्यास है महाभोज तथा आपका बंटी कृष्णा सोबती। आपका बंटी जो है और महाभोज, ये दो मनु भंडारी का है, मनु भंडारी के उपन्यास हैं। इसके बाद आते हैं कृष्णा सोबती, तो इनका क्या है, इनका है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा एक उपन्यास है जो कृष्णा सोबती जी का है। इसके बाद अगला बात करते हैं हम कमलेश्वर जी का, तो इनका है काली आंधी। काली आंधी एक उपन्यास है जो कमलेश्वर ने लिखा है। तो ये हो गया आपका सामाजिक उपन्यास। दो उपन्यास आप जान गए कि प्रेमचंद के बाद के युग में कौन कौन से उपन्यास हुए हैं। तो पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास, दूसरा सामाजिक उपन्यास, तीसरा हम बात करते हैं कौन सा, आंचलिक उपन्यास। तो आंचलिक उपन्यास क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह उपन्यास किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण दर्शाता है। यह जो उपन्यास है यह किसी भी क्षेत्र का, वहाँ की विशेष संस्कृति का चित्रण दिखाता है। जैसे देखो, फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी और देवेंद्र सत्यार्थी का नाम आंचलिक उपन्यासों के लेखन की परंपरा में प्रमुख रूप से लिया जाता है। अब आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन कौन से हैं, तो उसमें पहले हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी, दूसरे हैं शैलेश मटियानी और तीसरे हैं देवेंद्र सत्यार्थी। ये तीन उपन्यासकार हैं जो आंचलिक उपन्यास लिखा करते थे। आंचलिक उपन्यास के लेखन की परंपरा को इन्होंने बहुत ही मजबूत बनाया। हिंदी उपन्यास साहित्य के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की जो कृति है, ये बहुत ही सुंदर कृति है। आप सभी को यदि अवसर मिलता है तो आप लोग इस उपन्यास को जरूर पढ़िए। बहुत ही सुंदर कृति है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। इसमें आप दर्शाया गया है, एक बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने इसमें लिखा है इसको। और दूसरा है शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया। ये भी बहुत अच्छे उपन्यास हैं, आप पढ़िए इसको ज़रूर। इसके बाद में है नागार्जुन का बाबा बटेश्वर नाथ, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास। ये कौन से उपन्यास है, ये है आंचलिक उपन्यास। कोई पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मैला आंचल आप लोग जो है एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और देहाती दुनिया काफ़ी सुंदर रचना है ये। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रांगे राघव का कब तक पुकारूं, शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा हुआ होलदार तथा राही मासूम रजा के द्वारा रचित आधा गांव, और रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर भी आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास में कौन कौन सा आ गया, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए नीचे। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया मैला आंचल। दूसरा हो गया शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ देहाती दुनिया। तीसरा हो गया नागार्जुन के द्वारा लिखा हुआ बाबा बटेश्वर नाथ। नागार्जुन के विषय में भी मैंने पढ़ाया था आप सभी को पिछले सेमेस्टर में। तो इसके अतिरिक्त डॉक्टर रांगे राघव का है कब तक पुकारूं। इसके बाद शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा हुआ होलदार तथा राही मासूम राजा, होलदार तथा राही ये है आपका एक्चुअली पूरा जो कृति है शैलेश मटियानी के द्वारा, ये ऐसा होलदार और राही। और दूसरा है मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव, और इसके बाद में है रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा हुआ पानी के प्राचीर। ये सब क्या है, आंचलिक उपन्यास है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो आप लोग इग्नोर करते रहिएगा। ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ है पूरा, ना कहीं पे हाईलाइट किया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना होते रहता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका आंचलिक उपन्यास। इसके बाद हम चौथा बात करते हैं साम्यवादी उपन्यास की। साम्यवादी उपन्यास क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो यशपाल ने मार्क्सवादी विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्रमुख उपन्यास पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता और झूठा सच आदि में ही
दी हुई है। साम्यवादी उपन्यास क्या है? तो यशपाल ने जो है मार्क्सवादी विचारधारा, आप लोगों ने, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यशपाल ने जो है मार्क्सवादी विचारों की अभिव्यक्ति की हुई है अपने प्रमुख उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास हैं? पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता और झूठा सच आदि में दिया हुआ है। किसने? यशपाल ने। इन्होंने साम्यवादी उपन्यास पर ये लिखा हुआ है। ये सारे उपन्यास क्या हैं? साम्यवादी उपन्यास हैं। देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित झूठा सच नामक उपन्यास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। झूठा सच एक उपन्यास है यशपाल के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें जो है तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, इस पर जो है सफलतापूर्वक उसमें चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी चेतना का निरूपण भैरव प्रसाद गुप्त ने भी मशाल, सती मैया का चौरा आदि उपन्यासों में किया हुआ है। इनके अलावा, यशपाल के अलावा एक और लेखक यहाँ पे आते हैं जिनका नाम है भैरव प्रसाद गुप्त, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना पर इन्होंने लिखा हुआ है। कौन कौन सा उपन्यास है? देखिए, मशाल है, सती मैया का चौरा, ये 2 उपन्यास है जिसमें इन्होंने मार्क्सवादी चेतना के विषय में बताया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत और मरुप्रदीप जैसे उपन्यासों की रचना की है। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कुछ उपन्यास जिसका नाम है चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, मरुप्रदीप। ये सारे उपन्यास जो है इन्होंने लिखे हुए हैं। आप लोग लिखते जाइए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं अभी क्लास में हूँ, देख रही हूँ मैं सब कुछ, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ये सारी चीज़ें लिखते जाओ ताकि आपको ये याद हो जाए। मैं बार बार ये नहीं कहूँगी कि आप लोग लिखते जाइए, आपको ध्यान देना है, क्लास में रहना है, तो आप लोग वहाँ पर लिखते जाइए। उनके उपन्यास सामाजिक जीवन में परिवर्तन और क्रांति के लिए विशेष प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो इनके उपन्यास हैं, या सामाजिक जीवन में परिवर्तन और क्रांति के लिए जो है बहुत ही विशेष प्रेरणा हमें प्रदान करता है। इसके बाद हम 5वां बात करते हैं। 5वां आ जाएगा आपका ऐतिहासिक उपन्यास, जो इसी समय प्रेमचंदोत्तर युग में जो है इसकी आप कह सकते हो कि इसका विकास हुआ है। तो इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना भी की गई है, किंतु यह संख्या में अपेक्षाकृत कम है। ऐतिहासिक उपन्यास भी इसमें लिखे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। वृंदावन लाल वर्मा, निराला व हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ऐतिहासिक उपन्यासकारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वृंदावन लाल वर्मा जी, निराला जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनका नाम ऐतिहासिक उपन्यासकारों में लिया जाता है बहुत ही विशेष रूप से। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी व रानी लक्ष्मीबाई, ये 3 उपन्यास हैं इनके। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है गढ़कुंडार, दूसरा है विराट की पद्मिनी और तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई। ये किसका है? ये है आपका वृंदावन लाल वर्मा जी का। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हुआ है, ऐतिहासिक उपन्यास है। बाण भट्ट के विषय में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत जानकारियाँ जो है आप लोग ले लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, पता लग जाएगा आप लोगों को। इसके बाद में यशपाल कृत दिव्या भी ऐतिहासिक उपन्यास हैं। ऐतिहासिक दृष्टि में लेखक पर्याप्त रूप से सफल हुआ है। अब यशपाल कृत जो दिव्या है, दिव्या एक उपन्यास है जो ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत के अमिताभ नामक उपन्यास में गौतम बुद्ध की जीवनी वर्णित है। और गोविंद बल्लभ पंत ने जो है अमिताभ नामक एक उपन्यास लिखा है जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी पे चर्चा की गई है। वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री द्वारा कृत सर्वोत्तम ऐतिहासिक कृति है जो उपन्यास और जीवन चरित्र के बीच की रचना है। वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री के द्वारा कृत सर्वोत्तम ऐतिहासिक कृति है वैशाली की नगर। वैशाली की नगर, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? वैशाली की नगर वधू, ये लिखा गया है। ये बहुत ही सर्वोत्तम कृति है जो चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। एक उपन्यास है जो जीवन और चरित्र के बीच की रचना है।
इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है प्रयोगशील उपन्यास। तो प्रयोगशील उपन्यास क्या है, इसके विषय में देखिए आप। तो उपन्यास के क्षेत्र में कुछ अद्वितीय प्रयोग भी किए गए हैं। जैसे धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा, ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न कहानियों को एक धागे में पिरोने का प्रयास किया गया है। धर्मवीर भारती का ये लिखा हुआ उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। इसमें अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कहानियों के माध्यम से एक धागे में पिरोने का प्रयास किया गया है। उपन्यासकार गिरधर गोपाल ने चांदनी के खंडहर में मात्र 24 घंटों की कथा को स्वयं के उपन्यास का विषय बनाया है। अब यहाँ पे उपन्यासकार जो है गिरधर गोपाल जी, इन्होंने चांदनी के खंडहर में मात्र 24 घंटों की कथा को स्वयं के उपन्यास का विषय बना लिया है। 11 सपनों का देश नामक उपन्यास भी अनेक लेखकों द्वारा लिखित है। 11 सपनों का देश ये भी एक उपन्यास है जो अनेक लेखकों द्वारा लिखित हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास सोया हुआ जल एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन दर्शाता है। 1 इंच मुस्कान उपन्यास भी 2 लेखकों जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। कहने का अर्थ यह है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनका एक उपन्यास है जो सोया हुआ जल। इसमें एक सराय में ठहरे हुए कुछ यात्री हैं जिनकी रात की ज़िंदगी का वर्णन जो है उसमें दर्शाया जाता है। और 1 इंच मुस्कान ये भी एक उपन्यास है जो 2 लेखकों के द्वारा लिखा गया है। लेखक हैं राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी, इनके द्वारा जो है उसको लिखा गया है। तो ये हो गए आपके प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, जिसके विषय में मैंने आप सभी को बता दिया है। अब आप सभी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास जो है कैसी लगी। बहुत ही एनर्जेटिक क्लास रही है आज की। आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के पास। और ऐसे ही मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक और अगले वीडियो में। एक अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। ये 3 हिंदी उपन्यास के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हिंदी उपन्यास का जो है विकास किस किस युग में कैसे कैसे हुआ है ये हमने पढ़ा है। अब एक और इस पे वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ज़रूर से लिख दीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी। और PDF चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। और कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन भी आ रहा होगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही कल एक और एनर्जेटिक क्लास के साथ, ऊर्जावान क्लास के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।